हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। तो आज हम सॉल्यूशन की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मलता को अच्छे से समझ लिया था, साथ ही साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को जान लिया था। और आज हम उसी टॉपिक को पढ़ते हुए उसी टॉपिक पे बढ़ते हुए आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे, जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। किसी भी विलियन के या सॉल्यूशन के 1 मिलियन या 10 लाख या 10 लाख या कह सकते हैं कि 10 की पावर 6 भार के अंदर जितना विलेय भार में उपस्थित होता है वो कहलाती है उस विलियन की पार्ट्स पर मिलियन। बात समझ में आई? एक बार और सुन लीजिए। किसी विलियन के 1 मिलियन या 10 लाख या 10 की पावर 6 भार में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। तो मैं साथ ही साथ लिख देता हूं इसको आपको डेफिनेशन के रूप में। तो लिखिए, किसी विलियन के 10 की पावर 6 भार में उपस्थित किसी विलियन के 10 की पावर 6 भार में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान या भार में मात्रा विलेय की द्रव्यमान या भार में मात्रा पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम कहलाती है। किसी विलियन के 10 की पावर 6 भार में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान या भार में मात्रा उस विलियन की क्या कहलाती है? पीपीएम कहलाती है। अब देखिए, 10 की पावर 6 क्या है? 10 की पावर 6 क्या होता है? 10 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 1 मिलियन या 10 लाख। क्या लिख सकते हो? 10 लाख। या फिर इसको लिख सकते हो 10 की पावर 6। क्लियर है इतनी बात? 1 मिलियन या 10 की पावर 6 का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसको हम 10 लाख लिख सकते हैं, 1 मिलियन लिख सकते हैं, या इसी को हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। बताइए, बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो उसका जनरल एक्सप्रेशन होता है। तो मैं आपको उस फॉर्मूले को लिखा देता हूं, उसी के बेस पे हम न्यूमेरिकलों को टैकल करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये बात समझ में आ गई आपको? पार्ट्स पर मिलियन क्या होती है एक बार और सुन लीजिए। किसी विलियन के 10 की पावर 6 1 मिलियन या 10 लाख भार में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान या भार में जो मात्रा होती है उसे बोलते हैं हम पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है इतनी बात? पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए मैं इसको हटा दूं, साफ कर दूं यहां से। इसको मैं यहीं लिख देता हूं, थोड़ा यहीं लिख देता हूं इसको मैं। 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन या 10 लाख या 10 की पावर 6। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। पीपीएम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई 10 टू रूज पावर 6। ये फॉर्मूला आप सब नोट कर लीजिए, पीपीएम समझने के लिए आपको अच्छे से काम आएगा। पीपीएम को समझने के लिए अच्छे से काम आएगा। क्लियर है इतनी बात? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? WA क्या है यहाँ पे? WA है विलेय का द्रव्यमान। क्लियर है? अपॉन WB और मल्टीप्लाई 10⁻⁶। क्लियर है इतनी बात? ये क्या है? विलियन का द्रव्यमान।
समझ रहे हो इतनी बात? सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है। ppm बराबर, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? WA/WB इक्वल टू 10 की सॉरी मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। चलिए अब आप जानते हो, अगर आप यहाँ पे विलियन, आपको क्वेश्चन के अंदर विलियन नहीं दिया गया, विलेय और विलायक दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको विलियन नहीं दिया गया लेकिन विलेय और विलायक दिया गया, तो आप जानते हो विलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आई आपको? तो अगर आपको विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया गया तो विलेय और विलायक का दिया गया है, तो दोनों को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पीपीएम यहां तक आपको सबको समझ में आई? पीपीएम बताइए, पीपीएम यहां तक सबको समझ में आई? एक बार और रिवाइज कर रहा हूं कि किसी विलियन के 10 की पावर 6 भार में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान भार में मात्रा क्या कहलाती है? उसकी पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है या पीपीएम कहलाती है। और जहां 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख या फिर 1 मिलियन। क्लियर है? फॉर्मूला होता है पीपीएम इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। क्लियर है इतनी बात? इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, और विलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। बोलिए भाई, क्लियर है इतनी बात? सबको आ गई समझ में? चले आगे, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया सभी ने? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। लिखिए, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 10 की पावर 3, एक मिनट देख लेता हूं 10 की पावर 3 है कि नहीं है, सॉरी 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। नोट कर लिया आपने? समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। इस विलियन की पीपीएम में या पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता क्या होगी? सांद्रता क्या होगी बताइए। आपने ये नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट कर लिया? समुद्री जल के पर किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। इस विलियन की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको क्या क्या दिया है देख लीजिएगा, क्या क्या दिया है देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको दिया गया है समुद्री जल के प्रति केजी में। आप यहां से बात समझिए, 1 केजी में, प्रति केजी में दे रखा है, समझ रहे हो ना आप? प्रति केजी में। और 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। तो आप जानते हो O2 जो है यहाँ पे क्या है? विलेय है, विलेय का द्रव्यमान है। कितनी घुली है? 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम्स। इतनी बात क्लियर है? सीधी सीधी कह दी कि 1 केजी के अंदर 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम है। मैंने आपको बता रखा है कि यदि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिस फ्रेगमेंट की या जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होगी वो कहलाएगा सोल्यूट या विलेय, और जिसकी मैक्सिमम होगी वो विलायक कहलाएगा। और कह रखा कि प्रति केजी के अंदर इतनी घुली है, कोई हमारे पास सॉल्यूशन है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया? 5.8 -3 ग्राम्स।
तो विलायक का कितना हो गया, समुद्री जल का कितना हो गया, सॉरी विलियन कितना हो गया, विलियन का द्रव्यमान कितना हो गया, बोलिए भाई, विलियन का द्रव्यमान कितना हो गया, विलियन का द्रव्यमान कितना हो गया, आपको पता है पर केजी में क्या रखा है, यानी कि पूरे के पूरे 1 केजी के अंदर हमें ये जो मात्रा निकालनी है वो केवल 1 केजी के लिए निकालनी है। उन्होंने बताया है कि 1 केजी के अंदर 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। इस विलियन की पीपीएम में सांद्रता बतानी है, केवल हमें 1 केजी के लिए निकालनी है। तो ये क्या है आपका 1 केजी, 1 केजी। अब यहां देख रहे हो आप ये ग्राम में है, तो आप इसको किस चीज में कन्वर्ट कर लोगे, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। तो कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को निकाल देते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है ना, तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, अरे यार द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 6 निकाल लेते हैं यहीं पे। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है बताइए भाई, 5.8 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन कितना है विलियन का द्रव्यमान 1000, और ये कितना हो जाएगा बोलिए भाई 10⁻6। अब देखिएगा भाई, अब देखेंगे आप क्या देखेंगे, ये जो आपका -3 है और ये क्या है +3 है, तो इसकी 3 पावर से इसकी 3 पावर क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। 5.8 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, और नीचे कितना है, नीचे कितना है 1000। क्लियर है इसके बाद। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी तो 10⁻3 है। यहां से देखिएगा माइनस से प्लस की 3 कट गई, प्लस की 3 बच गई, नीचे आपने 1000 लिखा हुआ है। 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 को आप लिख सकते हो 10⁻+3, और 10⁻+3 से 10⁻+3 इक्वल टू आपस में हो जाएगी कैंसिल, और ये हो जाएगी पीपीएम, पीपीएम। क्लियर है इतनी बात। पीपीएम में सांद्रता कितनी आएगी 5.8 पीपीएम। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इतनी, यहां तक किसी को दिक्कत है इसमें, जिसको दिक्कत है एक बार समझ लीजिए दोबारा से। समुद्री जल के हमें क्वेश्चन दिया गया था कि समुद्री जल के पर केजी में 1 किलोग्राम के अंदर समुद्री जल के 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है, ठीक है। क्या कह रखा है, इस विलियन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। हमें बताया गया है कि हमारे पास समुद्री जल है जिसके 1 केजी के अंदर, हमें पूरे जल से कोई लेना देना नहीं है, हमें दिया गया है कि 1 केजी के अंदर हमारा इतने ग्राम ऑक्सीजन घुली है, तो यहां से हमें मिल गया विलेय का द्रव्यमान, हमने उसको नोट कर लिया। और हमारा पूरा विलियन का द्रव्यमान कितना है 1 केजी है, तो इसको रख दिया। हमने फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। फॉर्मूला कैसे लगाया, 5.8 गुणा 10⁻³ और ये 10⁻6 इसमें था, नीचे 1000 है। अब देखिएगा ये -3 है और ये क्या है +6 है, तो -3 +3 को काट देगा, कितना बचेगा +3 बचेगा। और ये क्या है 1000 है, 1000 को क्या कर देंगे 10⁻3 लिख सकते हैं, इससे काट देंगे 5.8 पीपीएम आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। बताइए किसी को दिक्कत है, नहीं है तो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। सबको क्लियर है, ये नोट कर लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम्स फ्लोराइड उपस्थित है। इस
मिश्रण की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी, सांद्रता क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, बताइए भाई। वो पूर्ण विराम है, सॉरी, ऐसे बोलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 500 ग्राम टूथपेस्ट है आपके पास, उसके अंदर 0.2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है। इस मिश्रण की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, देखिएगा। आप जानते हो ये मात्रा लोवेस्ट है यानी कम है। जो मात्रा कम है तो वो क्या है, फ्लोराइड की मात्रा क्या है, वो द्रव्यमान है। किसका, विलेय का। तो विलेय का द्रव्यमान क्या मिल गया, बताइए। विलेय का द्रव्यमान क्या मिल गया हमें, बोलिए भाई। विलेय का द्रव्यमान मिल गया 0.2 ग्राम्स। और पूरा का पूरा टूथपेस्ट है ना, तो वो कितना है, वो क्या है, विलायक है। यहां पे हमें ये दिया हुआ है, गिवन दैट, ये हमें दिया गया है। विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, 500 ग्राम्स। बोलिए, इतनी बात भी क्लियर है, सबको क्लियर हुई यहां तक बात। तो पीपीएम इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लगा देंगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए, विलेय का द्रव्यमान 0.2, क्लियर है। विलयन का द्रव्यमान 500, क्लियर है, 500, और 10 की पावर 6, क्लियर है इतनी बात। अब आप देखेंगे, यहां से ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 10 की पावर ये लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 10 की पावर 3। बोलिए भाई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब ये 10 की पावर 3 से इसकी 10 पावर 3 का खत्म हो गया, कितना बचा, 2 10 की पावर 3 अपॉन 5 बचा। इसको काट दीजिए आप, यहाँ पे पॉइंट लगाइए और यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। किस टाइम कट जाएगा, 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम कट जाएगा। अब इसको 0.4 गुणा 10 की पावर 3, या तो ये लिख सकते हो पीपीएम, या लिख सकते हो आप पीपीएम, 400 पीपीएम। क्या लिख सकते हो, 400 पीपीएम, 400 पीपीएम। कैसे, देखिएगा। देखिए, ये 0.4 है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, 4 पीपीएम, 4 पीपीएम। तो ये आपका आंसर आ गया, या ये फिर आपका आंसर आ गया। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए भाई। क्वेश्चन क्लियर है आपको, ये सबको कैसे किया एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन था 500 ग्राम टूथपेस्ट में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है। इस मिश्रण की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी। आप जानते हो, जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है या कम मात्रा में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप विलेय। लिख दिया हमने, विलेय का द्रव्यमान 0.2 ग्राम, ठीक है। और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, विलायक, यानी कि सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी, वेट ऑफ सोलवेंट, सॉरी, सोल्यूशन। कितना है ये, 500 ग्राम। फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन कर दी, और फाइनल आंसर आ गया। कैसे की कैलकुलेशन, मैंने आपको बता दिया। अब बताइए, ये बात भी आप सभी को क्लियर हो गई होगी, क्लियर है सभी को ये बात। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल फ्रैक्शन, जिसको आप मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपने हेडिंग बना लेना है, मोल अंश या मोल प्रभाज। हेडिंग बना लेना है, मोल अंश या मोल प्रभाज, या फिर लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। लिखिए भाई, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन लिखिए, या मोल अंश या मोल प्रभाज लिखिए, लिखिए। तो हेडिंग है हमारे पास, इंपोर्टेंट हेडिंग है, इंपोर्टेंट डाल लीजिए इसके ऊपर। क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट इसी को पूछ लेता है, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। क्लियर है इतनी बात। इसको हम लिख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है मोल फ्रैक्शन। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई विलेय है। देखो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल भी बोलूंगा। देखिएगा भाई क्या है मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। आप सभी जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स होते हैं। कितने मोल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। बोलिए भाई हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई। सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स होते हैं, विलेय प्लस विलायक। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन के, ध्यान से सुनिएगा भाई, इस सॉल्यूशन के अंदर जो विलेय है, ये विलेय, एक तो इसके मोल और विलयन के टोटल मोल। समझे बात आप? किसी विलयन के अंदर विलेय के मोल और विलयन के टोटल मोल, यानी कि सारे के सारे मोल। कौन कौन से? विलेय और विलायक। विलयन के सारे मोल कौन कौन से? विलेय और विलायक। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? विलयन के अंदर एक तो विलेय के मोल और विलयन के अंदर उपस्थित टोटल मोल के अनुपात को बोलते हैं मोलंश या मोल प्रभाज। बोलिए भाई हाँ या ना। समझ में आई बात? क्या कहना क्या मैंने कहा कि हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है। देखो ये कोई सॉल्यूशन है और आप सभी जानते हो कि कोई भी सॉल्यूशन सोल्यूट यानी विलेय और विलायक के संयोग से बनता है। कोई भी सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के कंपोजिशन से बनता है, विलेय और विलायक के संयोग से बनता है। मैंने कहा कि इसी सॉल्यूशन के अंदर या तो विलेय ले लो या विलायक ले लो, दोनों में से कोई सा भी ले लो, या तो विलेय ले लो या विलायक ले लो, कोई सा भी ले लो। सॉल्यूशन के अंदर विलेय के मोल या विलायक के मोल तथा सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित टोटल मोल के योग को क्या कहेंगे? मोलंश या मोल प्रभाज कहेंगे। समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई? किसी विलयन के अंदर उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल एवं विलयन के संपूर्ण मोलों के योग के संपूर्ण मोलों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम बोलते हैं मोलंश या मोल प्रभाज। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। समझ में बात यहां से आ गई होगी। एक बार और सुन लीजिए, मैं जाते जाते फिर बता रहा हूं। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर या तो विलेय के मोल ले लो या विलायक के मोल ले लो। समझ रहे हो ना? मान लो विलेय के मोल क्या है? n है और विलायक के कैपिटल N है। मान लो विलेय के मोल क्या है? स्मॉल n है और ये कैपिटल N है। और विलयन के अंदर टोटल मोल क्या है? n प्लस n, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो कहने का मतलब क्या है? किसी विलयन के अंदर या तो आप विलेय के मोल ले लो या फिर विलायक के मोल ले लो। विलयन के अंदर उपस्थित विलेय या विलायक के मोल और विलयन के अंदर उपस्थित संपूर्ण मोलों के अनुपात को हम बोलते हैं मोलंश या मोल प्रभाज। देखिए विलेय के मोल और संपूर्ण मोलों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोलंश या मोल प्रभाज। जिसको समझ नहीं आया वो मुझे बता सकता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों के अनुपात को
मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। बताइए भाई, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई क्या? तो माना विलय के मोल स्मॉल n है तथा विलायक के मोल कैपिटल N है, तब विलय के लिए मोल अंश या मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n कैपिटल N। बोलिए भाई, हाँ या ना? विलय के मोल स्मॉल n मान सकते हैं, विलायक के मोल कैपिटल N मान सकते हैं। तब विलय के लिए मोल अंश या मोल प्रभाज का मान क्या होगा? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, या लिख सकते हैं तथा विलायक के लिए मोल अंश या मोल प्रभाज क्या हो सकता है? कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बोलिए भाई, हाँ या ना? नोट कर सकते हैं आप इसको। तो टोटल को नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको सब कुछ चीजें खोल के अच्छे से समझा दी गई है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो चुका है। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई सॉल्यूशन ले रहे हो, सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल होते हैं, इन दोनों मोलों के लिए अगर आप मोल अंश या मोल प्रभाज की वैल्यू निकाल रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर मोल के लिए आप उसको क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। यानी कि स्मॉल n के लिए जैसे विलय के लिए निकालने हैं तो विलय को ऊपर रखेंगे और टोटल सॉल्यूशन के अनुपात को बोलेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई इतनी बात? बोलिए भाई। तब विलय के लिए हमने बता दिया आपको। मान लेते हैं हमारे पास किसी सॉल्यूशन के अंदर विलय के मोल कितने? स्मॉल n है, विलायक के कितने? कैपिटल n है। तब विलय के लिए जो मोल अंश है वो क्या है? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर सी बात है। और तथा विलायक के लिए कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर सी बात है इतनी बात? सबको समझ में आ गई बात? बोलिए भाई, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, साथ ही साथ मैं आपको छोटी सी बात एक बार और बता दूं। अगर हमें क्वेश्चन करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें स्मॉल n के मोल, कैपिटल N के मोल और स्मॉल n के मोल दिए गए होंगे। क्वेश्चन में हो सकता है ना भी दिए गए हो, तो पहले हम क्वेश्चन से मोलों को निकाल लेंगे। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू भार अपॉन अणुभार। बोलिए भाई, भार अपॉन अणुभार। क्लियर है? अगर हमें मोल डायरेक्ट दिए गए हैं तो हम डायरेक्ट स्मॉल n की जगह विलय के मोल रख देंगे, कैपिटल N की जगह क्या रख देंगे? विलायक के मोल रख देंगे। बाय द वे, हो सकता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर मोल नहीं दिए गए हो, किसी भी कंपाउंड का भार दे के रखा हो और वहां से हमें मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। सभी ने नोट कर लिया? ये साफ कर दूं मैं इसको? ये विलय के लिए है, नोट कर लीजिए, ये विलायक के लिए। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे आप चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 यूरिया को 90 ग्राम जल में घोला गया है। जल में
घोला गया है, इस विलयन के लिए विलेय तथा विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज की गणना कीजिए। 6 ग्राम NH2CO NH2 यानी यूरिया को 19, ये कितना है 90 है भाई, ये 90 है, 90 ग्राम जल H2O में घोला गया है। इस विलयन के लिए विलेय तथा विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो चलिए कैसे क्वेश्चन करेंगे देखिएगा। आप जानते हो जो आपका कम मात्रा के अंदर है वो क्या है, विलेय है, और जो मैक्सिमम मात्रा के अंदर वो क्या है, विलायक है। पहले से ही मैंने बताया था, यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं आप सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं आप क्या, सोलवेंट। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए, आप जानते हो विलेय के मोल कितने, विलेय का भार आपको दिया गया है, भार कितना दिया गया है, 6 ग्राम। हमें चाहिए क्या, हमें तो मोल चाहिए। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए मैं साइड में निकाल दे रहा हूं। मोल निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, भार अपॉन अणुभार होता है। बोलिए भाई हाँ या ना, बताया था कि नहीं, अभी बताया था। भार हमें कितना दिया गया है, 6 ग्राम। अणुभार कितना होता है ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये निकालना सीखना पड़ेगा। निकालते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, इसके एटॉमिक मास को सारे के सारे, देखो जितने भी एटम है ना, ये अलग अलग एलिमेंट है, सबके एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए, तो वहां से मिल जाएगा हमें क्या, अणुभार। जैसे हमारे पास है NH2CO, या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, NH2CO NH2, इसको मैं साफ कर दूंगा बाद में, ध्यान से सुनिएगा। ये कितना होता है आप जानते हो, इसका 14 होता है। इसका कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 2 है तो इसमें डायरेक्ट 2 जोड़ रहा हूं। क्लियर है इतनी बात? प्लस C का कितना होता है, 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और इसका भी मैंने बताया, सबको ऐड कर दीजिए। 16 और 16 कितना हो गया, 48, और 12 टोटल कितना हो गया, 60। समझ में बात आ गई? मोल निकालना है, भार आपको दिया गया होगा, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो याद कीजिए, याद करके आपने मोलिकुलर वेट निकालना आना चाहिए। कितना आया, 60, तो हम देखिएगा 60। क्लियर है इतनी बात? तो ये कितना हो गया, 1/10, 1/10 इक्वल टू कितना हो सकता है, 0.1। तो कितने मोल आ गए इसके लिए, 0.1। बताइए भाई, मैं यहां पे लिख दूं बराबर, मोल कितने आ गए, मोल कितने आ गए इसके, 6/60, और ये हो गया आपका 1/10, और ये हो गया आपका 0.1। बताइए समझ में आ गई इतनी बात? इसको हटा दूं, मैं साफ कर दूं इसको यहां से, ठीक है। कितना आ गया, 0.1। अब इसी हिसाब, इसी की तरह आप देखिए विलायक के लिए, विलायक का भार आपको दिया गया है, कितना है विलायक का, 90 ग्राम, लेकिन चाहिए क्या, मोल। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए भार अपॉन अणुभार, भार कितना है, 90। अणुभार कितना होता है वाटर का, देख लीजिए, H2O, 16 इसका होता है, 2 दोनों का ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18। कितने बार टाइम कट जाएगा, 5 टाइम्स। क्लियर है इतनी बात? कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम्स। अब स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, बताइए भाई, स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई और कैपिटल N की कितनी वैल्यू आ गई। स्मॉल n की वैल्यू आ गई 0.1 और कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हम निकाल किसके रहे हैं, पहले हम निकालेंगे विलेय के लिए। विलेय
के लिए, क्वेश्चन में हमें दोनों के लिए दिया गया है। विलय के लिए स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n n प्लस कैपिटल N। बोलिए भाई हाँ या ना, यही फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था। विलय के लिए स्मॉल n बराबर n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू कितनी आई है 0.1 प्लस इसकी कितनी आई है बताइए, स्मॉल 1 की 0 प्लस और प्लस 5। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 और इसको जोड़ोगे आप 5.1, यही होगा। चाहे तो आप पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 1/51 कैसे करोगे आप, इसको पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, चलने वाला नहीं है, फिर से 0 फिर से 0, कितनी टाइम कट जाएगा 1 टाइम्स। कितना बचेगा आगे, कितना बचेगा भाई 49 0 लगा दोगे और 45 नो टाइम चल जाएगा, नो टाइम चल जाएगा। कहने का मतलब है आपका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 0.02 मोल। ठीक है 0.02 मोल। क्लियर है इतनी बात। तो स्मॉल n आपका कितना आ गया निकल के 0.02। क्लियर है। विलय के लिए जो आपके मोल अंश या मोल प्रभाज है वो कितना आया 0.02। इसी प्रकार आप क्या करोगे, विलायक के लिए निकाल लोगे। विलायक के लिए आप स्वयं निकाल के लाओगे। विलायक के लिए आपने स्वयं ने निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N, कैपिटल N। ये आपने स्वयं करना है। स्मॉल n की वैल्यू कितनी दी गई है 5 और 0.1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 5.5। बताइए सोल्व कर लोगे आगे, कैसे करोगे, इसको 0 लगा देंगे यहाँ पे, यानी 0.9 के लगभग आ जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात, सबको समझ में आई। 0.9 के लगभग आ जाएगा, 0.9 के लगभग आ जाएगा। तो चलिए आपने ये सब चीजें सीख ली ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ ही साथ इसका। बताइए इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं रही आपको। देखिएगा विलय का भार आपको दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर। जब विलय का भार दिया गया होगा तो आपने विलय के मोल निकालने हैं। आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आपके पास है और ये आपके पास है तो आप इसको फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन गुणा भाग या भिन्न से बचने के लिए मैंने आपको इसके मोल निकालने सिखाया है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप मोल ही रखो, रख सकते हो आप। देखिए अगर मैं इसी को रख के दिखाऊं, आपको ध्यान से सुनेंगे, इसी में इसको रख के दिखाऊं तो कितना आ जाएगा 6/60 प्लस वो कितना था हमारा ये 90 = 80, ये आपको हो जाएगा। तो इस भिन्न से बचने के लिए मैंने आपको मोल निकालने सिखाया है। फिर आप n की जगह ये मोल रख सकते हो और आसानी से कर सकते हो। तो इसमें आपको चांसेस गलत होने के ज्यादा होंगे और इसमें कम होंगे। क्लियर है। ऐसे ही हमने विलायक के लिए आप जानते हो फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार अपॉन अनुभार। भार कितना था 90, अनुभार कितना था 80। अनुभार निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि जैसे जैसे जो एलिमेंट दिए गए हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए और वो हो जाएगा उसका मोलिकुलर वेट। बोलिए भाई क्लियर है। ये एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन करके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बताइए भाई सबको समझ में आई बात। चलिए चलिए लिखिए क्वेश्चन एक और। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं हम आपको। एक विलयन में एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH, मैथिल अल्कोहल बोलते हैं इसको, तथा 90 ग्राम H2O जल उपस्थित है। इस विलयन में उपस्थित
उपस्थित मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल या फिर मेथेनॉल, या फिर मेथेनॉल का मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्यूशन कीजिए फटाक से। देखिए क्या क्या दिया है आपको, गिवन क्या क्या है, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, बोलिए भाई। एक विलियन के अंदर 16 ग्राम CH3OH, वेरी गुड, तथा 90 ग्राम H2O जल उपस्थित है, H2O उपस्थित है। इस विलियन में उपस्थित मेथिल अल्कोहल का या मोल अंश प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ओवरऑल आपको कहने की बात यह है, क्वेश्चन को समझना है। कहा गया है कि मेथिल अल्कोहल का मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मेथिल अल्कोहल क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये विलेय होगा। क्या होगा, विलेय होगा। तो क्या होगा विलेय का भार या मेथिल अल्कोहल का भार, विलेय का भार क्या दिया गया है, 16 ग्राम्स। अनुभार कैसे, सॉरी मोल कैसे निकालोगे, मोल इज इक्वल टू भार अपॉन अनुभार। कितना दिया गया भार, बताइए भाई, कितना दिया गया भार, कितना दिया गया, 16। अनुभार कितना होता है, 32। कैसे, एक बार और देख लीजिए, CHO, C का कितना होता है 12, H का 1, इसका 16। बताइए कितने CH3 है, 12 प्लस 3, कितने हैं 3। O कितने हैं 1 और H कितने हैं 1। 12 और 3 15 और 1 16, 16 16 32, कितना आ गया 32। क्लियर है इतनी बात। 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 विलेय के लिए। जल के लिए देख लेते हैं या विलायक के लिए देख लेते हैं। जल या विलायक का भार क्या है, क्या है बताइए, 90 ग्राम, 90 ग्राम। कैसे हो जाएगा ये, आप ये जानते हो, मोल इज इक्वल टू 90 अपॉन कितना आ जाएगा 80। अभी बताया था मैंने, H2O का होता है 18, ठीक है। कितने टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स। अब आप जानते हो ये कैपिटल N की वैल्यू है, ये स्मॉल n की वैल्यू है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, CH3OH के लिए। CH3OH के लिए मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बहुत बड़ा हो गया ना लिखते लिखते, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आप जानते हो, स्मॉल n है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N है। स्मॉल n क्यों लिखा, आप जानते हो जो विलेय है, ध्यान से सुनिए, CH3OH है वो लेस अमाउंट में है, तो हम लेस अमाउंट वाले को विलेय कह रहे हैं, और विलेय को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, स्मॉल n से। बोलिए इतनी बात समझ में आई क्या, आ गई। स्मॉल n की वैल्यू बताइए क्या है, 0.5, क्लियर है, 0.5 और कैपिटल N की 5, क्लियर इतनी बात। तो क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 5.5, 5.5, ये 0 से ये 0, कितना हो जाएगा 5/55। अगर मैं इसको काटूं तो कितने टाइम कटेगा 1/11। 1/11 का मतलब पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा, कुछ नहीं होने वाला, फिर से 0 बढ़ाइएगा, फिर से 0 बढ़ाइएगा, कितने टाइम चलेगा 9 टाइम, फिर से ये चलेगा, यानी ओवरऑल 0.99 इसका आंसर हो जाएगा। स्मॉल n के लिए आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई, नहीं आई तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया था, एक विलियन में 16 ग्राम CH3OH, वेरी गुड, तथा 90 ग्राम H2O जल उपस्थित है, यानी जल उपस्थित है। इस विलियन में उपस्थित मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल का मोल अंश या मोल प्रभाज आपसे पूछा गया था। तो सीधी सी बात है, आसान सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर अधिक मात्रा में प्रेजेंट है कि कम मात्रा में प्रेजेंट है।
अब आप देख रहे हो ये 16 ग्राम है, वो 90 ग्राम है, ये तो लेस है ना 90 से, तो ये कम मात्रा में प्रेजेंट है। और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, वही हम क्या काउंट कर रहे हैं, उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, विलेय कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपके पास जो CH3 का जो भार है, यानी N का जो भार है, वो कितना है, 16 ग्राम्स है। वेरी गुड। मोल आप जानते हो कैसे निकालते हो, मोल भार अपॉन अनुभार, वेट बाय मोलिकुलर वेट। भार 16 है, अनुभार मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, तो कितना जाएगा 16/32, क्या हो जाएगा 1/2, क्या क्या आएगा 0.5। इसी प्रकार विलायक के लिए भी हम निकाल लेंगे 5, फॉर्मूला लगाएंगे। हमें निकालना किसके लिए है, विलेय के लिए, तो विलेय के लिए तो फॉर्मूला ये होता है, विलेय के लिए तो फॉर्मूला यही होता है, ये होता है, तो आपने जग देना 0.5, 0.5 + 5 क्या होगा 5.5, इन जो दोनों को ऐड करके पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 5/55 1/11 आ जाएगा, और 1/11 का मतलब 0.099। क्लियर है इतनी बात? इसमें आप क्या करेंगे, घर से करेंगे, कैपिटल N की वैल्यू या विलायक के लिए मोलेंस या मोल प्रभाज को काउंट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा निकाल के जो वैल्यू आएगी। क्लियर है इतनी बात? तो आज हमने मोलेंस और मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन को कंप्लीट समझ लिया है, साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को, वाष्प दाब को, अपेक्षिक अवनमन को, इन सब चीजों को हम पढ़ते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इसमें राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये जो ये है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, साथ ही साथ इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में आपसे मिलते हैं, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।